हेलो एवरीवन, मैं सम्राट अशोक। एसआईआर नेट जेआरएफ लाइफ साइंस तो आईक्यू सी आप सभी लोगों का और आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम लोग जो है डिस्कस करने चल रहे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2017 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आए हुए जो इम्पोर्टेंट और 2017 से ऊपर 18-19 तक जो मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन आए हुआ डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व। तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे और ये एक बार नहीं बार आया हुआ देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ और बहुत क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन ये है, वह इन यूकैरियोट सब आप माइक्रो आरएनए या कर सकते हैं एमआईआरएनए एंड स्मॉल इंटरफेरिक आरएनए एसआईआरएनए आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड। आप जानते हैं कि जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में हम लोग जब आरएनए की बात करते हैं तो तरीके के हमारे आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आप जानते हैं कि आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोम बनाने में काम करता है, एमआरएनए जो होता है वो जेनेटिक कोडान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और टीआरएनए को हम आरएनए बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो टीआरएनए पॉलीमरेज तीनों तरीके के आरएनए करता है। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं, तीन आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ये तीनों जो प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो सिंथेसाइज होते ही हैं, उसके अलावा कई और तरीके के आरएनए होते हैं तो आपका सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन की पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक बात और आप जानते होंगे कि अगर हम लोग आरआरएनए की बात करते हैं यूकैरियोट में, एक और रिस्पॉन्सिबल होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है, एमआरएनए के लिए क्या हो जाता है आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है और टीआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो और आरएनए, बहुत सारे आरएनए है, इंपॉर्टेंट आरएनए है, आपने नाम सुना होगा सेंसिंग का, और उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा आरएनएआई का, एक हो जाएगा आपका एसआईआरएनए और दूसरा हो जाएगा एमआईआरएनए। जीन रेगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जब इसकी हम सिंथेसिस की बात करते हैं इसके लिए हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है कि जो हमारा एमआईआरएनए और एसआईआरएनए है उस सिंथेसिस को आपका आरएनए पॉलीमरेज करता है। तो यहाँ पे आप ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमने यहाँ पे टेबल में आपको बताया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो आरएनए पॉलीमरेज बात करते हैं, यूकैरियोट की बात हो रही है और इसके लोकेशन देता है, ये आपका न्यूक्लियस में होगा। और ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या बनाएगा 28S आरआरएनए बनाएगा, 18S आरएनए बनाएगा। आप जानते हैं 28S जो होता है वो लार्ज सेगमेंट बनाता है और आपका जो 18S आरआरएनए होता है वो राइबोसोम स्मॉल सेगमेंट बनाता है। साथ साथ क्या होगा 5.8S आरएनए की स्ट्रक्चर करता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करते हैं, लोकेशन वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आरएनए सिंथेसिस करता है, आप लोग जानते ही हैं। उसके साथ साथ एमआईआरएनए की करता है और किसके करेगा, प्री एमआरएनए की करेगा और मोस्ट ऑफ एसएनआरएनए का। और आप जानते हैं एसएनआरएनए आपने पढ़ा स्प्लाइसिंग, तो पढ़ते हैं आरएनए मॉडिफिकेशन और एसएनआरएनए का ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं, इसकी लोकेशन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। ये टीआरएनए के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसके साथ साथ लोग पढ़ते हैं U6 आरएनए पढ़ते हैं, H1 आरएनए पढ़ते हैं, एमआरपी आरएनए पढ़ते हैं, प्री टीआरएनए पढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करते हैं, आरआरएनए करता है, लेकिन आपका आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो 5S आरएनए की करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड अदर जो स्मॉल आरएनए होता है करता है। तो हमारे क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग टेबल के माध्यम से इस तरीके से जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हमारा वाला क्वेश्चन था, कॉमन सा क्वेश्चन रहा, 2 नंबर जाता है। लेकिन अब ये हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट अगला आया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है ट्रांसक्रिप्शन से था और ये वाला जो है आपका ट्रांसलेशन से। और आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अमीनो एसिड टीआरएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड टीआरएनए आर स्कॉटेड
टू द राइबोसोम बाय इलॉन्गेशन फैक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है, ये प्रोकैरियोट के बारे में पूछा जा रहा है या फिर ये यूकैरियोट के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप इन फैक्टर्स को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के लिए बात किया जा रहा है कि प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन इलॉन्गेशन कैसे होता है, उसके बारे में ये बताया गया है और ये पूछा गया है कि इसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको जानने से पहले थोड़ा-सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप जानिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि जब हम लोग ट्रांसलेशन बात करते हैं आएगा प्रोटीन ट्रांसलेशन में अगर हम चाहे प्रोकैरियोट की बात करें और चाहे यूकैरियोट की बात करें। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है, आप जानते हैं बात करें यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा राइबोसोम का कौन सा आएगा राइबोसोम। हमारा राइबोसोम आपका और 70 क्या करते हैं, 2 पार्ट में हो जाएगा। एक हमारी क्या हो जाएगी स्मॉल सबयूनिट जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। साथ-साथ में और क्या होगा हमारा आरएनए होगा। आप जानते हैं क्या करेगा जेनेटिक प्रोवाइड। उसके अलावा क्या हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग यूकैरियोट की बात करेंगे तो फैक्टर होंगे और जब हम लोग यूकैरियोट की बात करें यहाँ पे ट्रांसलेशन फैक्टर हो रहा है क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जाएँगे ट्रांसलेशन ये इंपॉर्टेंट है ना, फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ट्रांसलेशन फैक्टर की बात करते हैं, इस तरीके से ट्रांसलेशन फैक्टर होंगे। एक क्या होगा आपका इन जाएगा, दूसरे क्या हो जाएँगे आपके एलोंगेशन के जाएँगे, इंपॉर्टेंट है और तीसरा क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेशन के लिए। तो इनिशिएशन की यहाँ पे बात हो नहीं रही है, तो इनिशिएशन का जो अगला क्वेश्चन इनिशिएशन से रिलेटेड आएगा, हम उसके बारे में आपको बताएँगे। यहाँ पे क्योंकि इलांगेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग इलांगेशन के बारे में बात करते हैं और इलांगेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। इलांगेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम क्या हो जाएगा ईएफटीयू, ध्यान रखिएगा ईएफटी जब मतलब क्या हो जाएगा इलांगेशन फैक्टर टीयू। फिर क्या हो जाएगा आपका ईएफटीएस ना, क्या हो जाएगा आपका ईएफटीएस और एक क्या हो जाएगा आपका ईएफजी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा और हम तीन ऐसा काम देते हैं तब ये क्वेश्चन हमारा आसानी से निकल जाएगा और यही क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब तीनों क्वेश्चन एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो ईएफटीयू होता है ना, जीटीपीए जगह इसके पास क्या होगा जीटीपी होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा ये एमआरएनए, सभी लोग जानते हैं एमआरएनए। बात आप और जानते होंगे बहुत से, वो ये जानते होंगे कि जो आपका ट्रांसलेशन या प्रोटीन की सिंथेसिस चाहे प्रोकैरियोट में और चाहे यूकैरियोट में जो स्टार्ट होती है वो कोडान से स्टार्ट होती है और आप सभी लोग जानते हैं जो कोडान होता है वो क्या हो जाएगा एयू जाएगा ना, क्या हो जाएगा एयू। आप सभी लोग इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा एयू, तो बहुत अभी हम लोग करेंगे तो ये एयूजी है, यहाँ से क्या होता है आपके स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये हुआ राइबोसोम की तो सबसे पहले कहाँ आएगी, सबसे पहले आएगी आपका तो राइबोसोम फर्स्ट सबमिट होती है, उससे पहले कहाँ पर आएगी, वो आएगी आपके जो आपका इनिशिएशन कोडान होता है वहां पर आकर बाइंड करेगी। लेकिन ये अपने आप नहीं आएगी, देखिएगा क्या होते हैं फैक्टर होते हैं हमारे इनिशिएशन फैक्टर, तो हम लोग बोलते हैं IF1, यानी कि दूसरे का नाम क्या हो जाएगा IF2 और तीसरे नाम क्या हो जाएगा IF3। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा स्मॉल राइबोसोम है उसकी साइट होती है, क्या होंगी उसकी 3 साइट होंगी। एक साइट एक नाम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ई साइट, एक साइट हो जाएगा पी साइट और एक साइट क्या हो जाएगा आपका ए साइट। ध्यान रखिएगा जो राइबोसोमल सबयूनिट होते हैं उसकी 3 साइट होती है, ई पी और क्या हो जाएगा आपका ए साइट। अब ध्यान दीजिएगा ये जो स्मॉल सबयूनिट है, जो स्मॉल सबयूनिट राइबोसोम की है आना है नुकसान पे आना है, तो क्या ये अपने आप आ जाएगी, ये अपने आप नहीं आएगी। ध्यान इसको ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा ये प्राइमेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्राइमेंट हो जाएगा। इस स्मॉल राइबोसोम को इस स्थान पर लाने के लिए
अपने आप तो आएगा नहीं। इसको लाने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो कौन रोल प्ले करेगा? आईएफ1 और आईएफ3 जो इक्वेशन होते हैं और साथ क्या लगा होगा इनके साथ? जीटीपी लगा होगा। आईएफ1 और आईएफ3 ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको स्मॉल राइबोसोमल यूनिट को कहाँ पर लाने के लिए? आपका इनिशिएशन पर लाने के लिए। ये चलो ये तो बात तो ठीक है कि भाई आईएफ1 और आईएफ3 क्या करेंगे? स्मॉल राइबोसोमल पर पहुंचाएंगे इनिशिएशन कोडॉन पे। लेकिन लेकिन कैसे पता चलेगा इनको इनिशिएशन कोडॉन है कहाँ पे? ये बात भी अपने को देना है। कैसे ये बात पता चलेगा कि इनिशिएशन कोडॉन है कहाँ पे? इनिशिएशन कोडॉन के रिकॉग्निशन के लिए एक इंपॉर्टेंट आपकी सीक्वेंस होती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसका नाम आप जानते होंगे साइन डालगैनो सीक्वेंस। आपको पता होगा एक लगभग इनिशिएशन कोडॉन के 8-10 न्यूक्लियोटाइड अवे 8-10 न्यूक्लियोटाइड पहले एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन डालगैनो। थर्ड फॉर्म उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं। जब ये फैक्टर इनको राइबोसोम लेकर आएंगे तो किसके पास पहुंचेंगे? आपका ये पास पहुंचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आपका जो कोडान होता है उस इनिशिएशन कोडान पर क्या करेंगे? वो पहुंचा देंगे। तो उस इनिशिएशन कोडान पे क्या होगा? ये राइबोसोम आकर आके बाइंड कर जाएगी ना, और क्या होगी? 3 साइड हो जाएगी। तो एक साइड हमारी ई हो जाएगी, एक साइड हमारा पी साइड हो जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा? हमारा ए साइड हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, जब पहला जब पहला अमीनो एसिड आएगा टीआरएनए के साथ ना, जब पहला अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ आएगा तो वो ऑलवेज पी साइड पर बाइंड करेगा। ये अपने को बात ध्यान देना है। जब पहला अमीनो एसिड क्या होगा? टीआरएनए के साथ आएगा राइबोसोम में, सबसे पहले कहां पर बाइंड करेगा? पी साइड पे। और जो ए साइट होती है वहां पे हमेशा अपकमिंग अमीनो एसिड आएगा। ये बात को ध्यान देना है। इस साइड पे क्या होगा? जो आपके नए अमीनो एसिड आकर बाइंड करेंगे इस साइड पर। इस साइड पे हमें क्या करना है? अमीनो को लेके आना है। आप जानते हैं बात को, जो इनिशियल कोडान होता है वो किस अमीनो को कोड करता है? तो कोड करता है आपका करता है ना, आप ये बात जानते होंगे अच्छे से। तो मिथियोनिन को कहना है राइबोसोम में लेके आना है। ये अपने आप तो आएगा नहीं, इसको लेके कौन आएगा? इसको लेके आएगा टीआरएनए। ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे टीआरएनए। सबको दैट हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा टीआरएनए। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस टीआरएनए में आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? नीचे आपका काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका एंटी कोडान हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकर बाइंड मिथियो। और ये मिथियो अपने आप नहीं आएगा, फार्मिल ग्रुप लेके आएगा। ये बात ध्यान देना। इस मिथियोनिन पे सबसे पहले क्या अटैच कराना होगा? फार्मिल ग्रुप। और फार्मिल ग्रुप को हम कैसे अटैच कराएंगे? और फार्मिल ग्रुप को क्यों अटैच कराएंगे? और अगर फार्मिल ग्रुप नहीं अटैच कराएंगे उससे क्या होगा? सारी चीजें पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तब वहां पे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस। तो सबका अपना एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट अभी अपने को ये जानना है, ये जो हमारा टीआरएनए है, इस टीआरएनए जब मिथियोनिन आकर बाइंड करेगा, और मिथियोनिन क्यों बाइंड करेगा? कोडान है वो किसको कोड कर रहा है? वो कोड कर रहा है आपका मिथियोनिन को कोड कर रहा है। और इस पे क्या लगा होगा? फार्मिल ग्रुप लगा होगा। और ये बात ध्यान देना है कि यूकैरियोट में फार्मिल ग्रुप नहीं लगेगा। तो एक क्वेश्चन ये आएगा कि भाई जब प्रोकैरियोट में फार्मिल ग्रुप लग रहा है तो उसका कोई न कोई फंक्शन होगा, किस वजह से लग रहा है। तो यूकैरियोट में क्यों लग रहा है? ये बात को भी जानना होगा ना। तो हम लोग जो है बाद में जानेंगे इसके बारे में। बट अभी इतनी सी बात जानना है, टीआरएनए है, इस टीआरएनए पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो लगा हुआ है इस फार्मिल ग्रुप लगा देंगे। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फार्मिल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फार्मिल थियोनी आरएनए आरएनए। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेज। लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा फार्मिल मिथ्योनिन आरएनए सिंथेज। अब यहाँ पे लोग ध्यान देना है कि ये आपकी जो प्रोसेस होती है, अब इसी को जानते हैं। जब किसी भी टीआरएनए पे कोई अमीनो एसिड आकर बाइंड कर जाएगा, तो अब उसको वो टीआरएनए और अमीनो एसिड जब आपस में मिलेंगे, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड टीआरएनए। क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड टीआरएनए। ये बात ध्यान दीजिएगा। जब किसी भी टीआरएनए पे अमीनो एसिड आकर बाइंड कर जाएगा तो अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड टीआरएनए। ये अमीनो एसिड टीआरएनए जो है, ये अमीनो एसिड टीआरएनए करना है, इसको आना है इनिशियल कोडान पे। तो क्या ये अपने आप आ जाएगा? ये अपने आप नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप नहीं आएगा। इसको लेकर कौन आएगा? एक फैक्टर होता है, उसका नाम क्या हो जाएगा? आपका आईएफ2 हो जाएगा।
जाएगा, आईएफ जाएगा और ये आईएफ2 क्या करेगा, इस जो आपका अमीनो एसिड टीआरएनए है, इसको क्या करेगा, यहाँ आएगा और करेगा यहाँ पर आपका बाइंड करा देगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मिल में है, ये क्या करेगा, फॉर्मिल ग्रुप आएगी, हो जाएगी। और आप ध्यान रखिएगा, ये जो ए साइट है, ये आपकी बैकेंड होनी चाहिए और आपकी जो ई साइट है, ये सेकंड होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे तो ये जाएगा कि देखो हमारे तीनों फैक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं। आईएफ1 भी हो गया है, आईएफ2 हो गया और आईएफ3 हो गया है। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा आपका स्टार्ट होगा और आप ध्यान दीजिएगा इलांगेशन स्टार्ट होने के पहले प्रोसेस क्या होगी? ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये डिसोसिएट जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और क्या होगा जो लार्ज सबयूट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी आकर बाइंड कर जाएगी। लार्ज सबयूट बाइंड करेगी और जो तीनों फैक्टर्स होते हैं स्पेशल फैक्टर वो क्या हो जाएंगे हमारे इस बात को तुमको ध्यान देना है इनिशिएशन इन यूकैरियोट बट हमारा क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन इलांगेशन सॉरी ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट की हम लोग बात कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन इलांगेशन इन प्रोकैरियोट की बात हो रही है अब क्या है एक लाइन में समझ जाएंगे आप अच्छे से अगर इतनी बात समझ गए होंगे समझना अपने को ये है कि आपको बताया है कि जो आपका अपकमिंग अमीनो आएगा वो अपकमिंग ऑलवेज कहाँ आएगा ए साइड पे कहाँ आएगा आपका ऑलवेज आएगा ए साइड पे तो अब जो ये साइट है यहाँ पे भी तो कोई ना कोई जेनेटिक कोडान होगा तो वहां पे जो जेनेटिक कोडान होगा और वो जेनेटिक कोडान भी तो किसी अमीनो एसिड कोड कर रहा होगा तो वो अमीनो एसिड इस साइड पे जेनेटिक कोडान होगा वो किसी न किसी टीआरएनए पर बाइंड करेगा और टीआरएनए पर बाइंड करने के बाद कहां पर आएगा आपका ए साइड पे आएगा सही बात ना तो क्या ये अपने आप आ जाएगा अब जब प्रोकैरियोट में अमीनो एसिड टीआरएनए अपने आप नहीं आ रहा था तो क्या यूकैरियोट में अपने आप आ जाएगा प्रोकैरियोट में कौन लेके आया है प्रोकैरियोट में आईएफ2 लेके आया है लेकिन क्योंकि वो आईएफ2 इनिशिएशन फैक्टर है ना यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन आ गए हैं आईएफ2 तो रहेगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी रिलीज हो गया है तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो पहला जो अमीनो एसिड टीआरएनए पे जो अमीनो एसिड तो आपका ए साइड पे आएगा इलांगेशन में ऑलवेज लेकर कौन आएगा उसको ऑलवेज लेके आएगा जो हमारा इलांगेशन फैक्टर होता है उसका नाम होता है ईएफ है ईएफटीयू और इसके क्या होती है जीटीपी एग्रीपिटी जीटीपी एग्रीपिटी होती है मतलब जीटीपी होगा ये बात ध्यान देना इसके पास क्या होगा आपका जीटीपी होगा अगर ईएफटीयू जीडीपी के साथ बाउंड होगा ध्यान दीजिएगा अगर ईएफटीयू साथ बाइंड होगा तो कभी भी वो अपकमिंग अमीनो एसिड को लेके नहीं आएगा लेकिन जब ये ईएफटीयू जीटीपी के साथ बाउंड होगा तभी ये क्या करेगा अपकमिंग अमीनो को कहां पर लाइक बाइंड कराएगा तो ए साइड पर बाइंड कराएगा तो क्या होगा जो हमारा अपकमिंग है उसको ए साइड पर पहुंच जाएगा उसको आपका ईएफटीयू आएगा लेके आएगा ईएफटीयू लेके आएगा लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा जब ईएफटीयू लेके आएगा जब यहाँ पर उस अमीनो बाइंड करा देगा इस साइड पे तो इस जीटीपी क्या हो जाएगी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ये फिर से क्या हो जाएगा आपका जीडी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका जीडीपी मतलब ईएफटीयू जीटीपी से ईएफटीयू जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अपकमिंग अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार हम इंस्टीट्यूट को लेके आएगा इस साइड पे तो कंटिन्यू लेके आना है लेकिन अभी क्या हो गया है ये जीडीपी में कन्वर्ट हो गया है और जब ये जीडीपी में कन्वर्ट हो गया है तो ये अगेन फिर से नहीं ला पाएगा इसलिए क्या करना होगा फिर से ईएफटीयू जीडीपी को कन्वर्ट करना होगा फिर से कन्वर्ट करना होगा ईएफटीयू कन्वर्ट करना होगा तो करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका नाम क्या होता है इलांगेशन फैक्टर टीएस क्या होता है इलांगेशन फैक्टर टीएस वो क्या काम करता है ईएफटीयू जीडीपी को ईएफटीयू जीडीपी में कन्वर्ट करता है मतलब आप ऐसे समझे क्या हो जाएगा तो हमारा ईएफटीयू क्या था जीडीपी कन्वर्ट हो गया था इस फिर से जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन फैक्टर आपका इन्वॉल्व होगा उसका नाम होता है एफ है टीएस होता है और प्ले करता है ये ध्यान रखिएगा दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और ईएफजी जो होता है एफजी जो होता है ये ट्रांसलोकेशन के लिए काम करता है किसके लिए काम करता है आपका ट्रांसलोकेशन के लिए काम करता है ट्रांसलोकेशन क्या करेगा तो राइबोसोम होता है राइबोसोम को फॉरवर्ड कराएगा एक जेनेटिक कोडान क्या कराता है ये शार्ट में है तो बहुत डिटेल में तो कोशिश किया कि आपको कम टाइम में आपको बताने क्या हुआ है अब देख लेते हैं हम लोग अपना देख लेते हैं
यही क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, आने वाले जितने सारे क्वेश्चन होंगे इस तरीके के आपके सॉल्व हो जाएँगे ना। तो लिखा हुआ है अमीनो एसिड टीआरएनए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि अमीनो एसिड टीआरएनए होता क्या है? आर एस्कॉर्टेड टू द राइबोसोम बाय एलांगेशन फैक्टर। अब आप देखिए आपको समझ होगा, नाम क्या हो जाएगा आपका एफटीयू हो जाएगा और आप देखिए यहाँ पे हमने क्या हुआ है, क्या होगा, एलांगेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन क्या होगा, इसकी यहाँ पे थ्योरी भी आपको बना के दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 साइट होती है राइबोसोम, ए साइट, पी साइट और क्या हो जाएगा आपका ए साइट, ई साइट हो जाएगी। मैंने आपसे कहा जो ए साइट होगा वहां पे अपकमिंग क्या आएगा आपका, क्या नहीं आएगा, इस साइड पे क्या आएगा आपका जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इस साइड से ये क्या होती है आपकी एग्जिट साइट्स होती है। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल भी दिया हुआ है, इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यूकैरियोट के बारे में दिया गया है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट के बारे में दिया गया है। अब देखेंगे स्टार्ट अमीनो क्या हो जाएगा आपका मिथियोनिन हो जाएगा प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में, लेकिन प्रोकैरियोट में सॉरी यूकैरियोट में मिथियोनिन होगा और प्रोकैरियोट में क्या मिथियोनिन होगा। उसके साथ साथ इनिशियल क्या हो जाएगी होगी और आपका जो प्रोकैरियोट होता है वहां पे क्या हो जाएगा आपका सेब्रल होता है। और इनिशिएशन फैक्टर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूकैरियोट में बहुत सारे होते हैं तो डिस्कस करेंगे, इनके नाम हो जाएंगे। और जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात करेंगे होता है IF1 IF2 और IF3 होता है। तो इलांगेशन फैक्टर की बात करते हैं तो यूकैरियोट में देखो ये इलांगेशन फैक्टर हो जाएंगे और प्रोकैरियोट में इलांगेशन फैक्टर होगा EFTS और क्या हो जाएगा आपका EFG, आपको इसका बताया हुआ है। और जो टर्मिनेशन होता है यूकैरियोट में क्या होगा, सिर्फ एक ही टर्मिनेशन होता है, उसका नाम क्या होता है ERF होता है। और आपका ध्यान रखिएगा जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में जो टर्मिनेशन फैक्टर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं। उसका नाम होता है RF1 होता है, RF2 होता है और क्या हो जाएगा RF3 हो जाता है। ये हम लोग जब एक एक क्वेश्चन करेंगे डिटेल में सारे फैक्टर्स टाइप हो जाएंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है ये किसको बता रहा है आपका ट्रांसलेशन इलॉन्गेशन इन प्रोकैरियोट। मुझे लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो लगातार आपके एग्जाम में आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन का, और एक क्वेश्चन डिस्कस आपका इसका ट्रांसलेशन किया, बहुत बात करेंगे। और जब 2-3 साल का हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो लगातार क्या होंगे लगेंगे। तो आज क्लास को यहीं रोकेंगे और कल जो आज वाला एक टर्मिनेशन का है ध्यान रखिएगा। अगला वाला जो है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन है, कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।